हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस पीवाई के पावर प्ले सीरीज को आपने बहुत प्यार दिखाया और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी यूपी पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप अपकमिंग पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, इस सेशन को भी आप पहले ही लाइक कर दीजिए। आपका उतना ही प्यार इस सेशन पे भी बनाई रखिए जितना आपने बाकी पहले सेशंस को दिया है। आइए फटाफट से अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुका है। आप इसका कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप इसका डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक अलग से भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यूपी पीजीटी, एचटेट, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। आपको डिटेल्स हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर द इशू प्राइस ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम कोई शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर का फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है। बट ये जो फेस वैल्यू है ये इशू प्राइस से ज्यादा है। हम इस शेयर को 90 रुपीज में इशू कर रहे हैं। फेस वैल्यू एक्सेस है इशू प्राइस से। तो जितना एक्सेस है, जो 10 रुपीज है, उसे क्या बोला जाएगा, आपको ये बताना है जी। और बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिस्काउंट, और इसीलिए आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर। अब आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। अब डिसॉल्व कर रहे हैं तो सारे जो एसेट्स हैं उनके खाते बंद करने पड़ेंगे। और ये सब खातों को बंद किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी आपके एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे बाकी खातों को क्रेडिट करके, एसेट्स को क्रेडिट करके आप इसमें ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो भी आपके एसेट्स हैं आप उनको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। और जो इनको बेच के पैसा मिलेगा वो भी आप इसी अकाउंट में डाल देंगे। और लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएंगे। आपका प्रॉफिट लॉस निकल आएगा जो आपकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आप एसेट्स को ट्रांसफर करोगे, कौन सी वैल्यू पे करोगे? देखो, जिस वैल्यू पे हमारी किताबों में आ रहे होंगे उसी वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, तभी तो इनके खाते बंद होंगे। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए, तो बारी है अगले सवाल की। When shares are forfeited, the share capital account is debited by। अब देखो, जब शेयर्स को आप फोरफीट कर लेते हो, जब्त कर लेते हो, तो उस केस में आपका जो कैपिटल अकाउंट है आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट को डेबिट जो करोगे, पर कितने से डेबिट करोगे? देखो, अब तक जितने से भी आपने क्रेडिट किया होगा, जैसे लेट सपोज हमारे पास कोई मिस्टर श्याम है जिनके पास 100 शेयर हैं, और ये 100 शेयर को हमने फोरफिट कर लिया क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए। इन 100 शेयर पे हमने 10 रुपए अभी तक मंगाए थे, बट इन्होंने अभी तक लेट सपोज 6 रुपए ही दिए हमें। तो हम यहाँ पे फोरफिट जब करेंगे तो अपनी एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करूं, आप बताइए। सर, हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को इन 100 शेयर्स के रिस्पेक्ट में कितने से क्रेडिट किया होगा? जब हमने ये पैसा ड्यू किया होगा तो ये पूरे 10 के 10 से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लिया होगा कि पैसा आ जाएगा। बट अभी पैसा नहीं आ रहा है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को पूरे के पूरे 10 रुपए से, यानी कि 100 इंटू 10, 1000 रुपए से आप डेबिट करेंगे। तभी आपका शेयर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे खत्म होगा। और फिर जो पैसा अब तक मिला है वो फॉर फ्यूचर में आपका चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। जितना भी अमाउंट आपने कॉल्ड अप किया उससे आप अपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो कितना प्रोविजन आपको क्रिएट करना है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है जी। आपके डेटर्स है एम एन ओ पी। एम डेटर के बारे में बताया गया 3200 अमाउंट है। इट इज बैड विच इज टू बी रिटर्न ऑफ। तो इस अमाउंट को आपको बैड डेट्स राइट ऑफ करना है। एन का रुपीज 8000 है। इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 70%। ओ का 6000 है। एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 60%। 4000 है पी का। फाइनेंशियल कंडीशन वेरी पुअर, नो रिकवरी इज लाइकली। तो प्रोविजन किसका बनाना है? एम का प्रोविजन बनाए क्या? देखो, एम तो ऑलरेडी बैड ही हो चुका है और उसको लिखा हुआ है कि राइट ऑफ करना है। तो इट इज अ बैड डेट जिसको राइट ऑफ करना है। इसके लिए प्रोविजन तो क्यों बनाएंगे, इसको तो सीधा राइट ऑफ ही कर देंगे। एन की अगर हम बात करें,
इसमें 70% रियलाइज होगा तो 30% का प्रोविजन बनाएंगे। 8000 का 30% बोले तो 2400 का प्रोविजन बनाएंगे। ओ का 6000 का अमाउंट है, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 60%, यानी कि 40% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 40% इज अगेन गोइंग टू बी 2400। पी जो है 4000 का अमाउंट है और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब चल रही है और हो सकता है कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सारा का सारा प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास 8800 का प्रोविजन हो गया और करेक्ट आंसर इसीलिए यहां पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पे सवाल है, ऑन 31st March टोटल डेटर्स आर रुपीज 25,000, bad debts to be written off are rupees 1000. So if rate of discount on debtors is 2% and rate of provision for bad debts is 5%, then the amount of discount on debtors will be. तो टोटल डेटर्स हमारे पास हैं 25,000 के, इसमें से 1,000 जो हैं वो तो अभी आपके बैड डेट्स हो गए, उनको राइट ऑफ करते हैं। 24,000 के बाकी डेटर्स बचे। अब आप पहले बताइए इस पे डिस्काउंट का प्रोविजन बनाएं या फिर पहले बैड डेट्स का प्रोविजन बनाएं। अब पहले आप बैड डेट्स का प्रोविजन बनाएंगे क्योंकि जो बैड हो गए उस पर तो डिस्काउंट का कोई सवाल ही नहीं है। जो डेटर्स आपके गुड हैं वही तो डिस्काउंट आपसे मांगेंगे। जो पूरे के पूरे पैसे ही नहीं दे रहा, जो बैड हो गया उसमें तो क्या डिस्काउंट हुआ, उसमें तो सारा का सारा पैसे ही डूब गया। तो पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट कीजिए 5%, 24,000 का, दिस इज गोइंग टू बी 1200। अब बचे कितने, बचे आपके पास ये 22,800 और इस पे आप जो है 2% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे डिस्काउंट के लिए। एंड ये 2% अगर आप करेंगे दिस इज गोइंग टू कम आउट टू 456 और करेक्ट आंसर यहां पे जो हमारे पास बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां पे सवाल है, कलेक्शन फ्रॉम दी डेटर्स करंट रेशो पे क्या इफेक्ट यहां पे आने वाला है। तो करंट रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अगर आप डेटर से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपका एक करंट एसेट कैश जो है वो बढ़ रहा है, बट उसी अमाउंट से डेटर्स जो आपका दूसरा करंट एसेट है वो घट रहा है। तो अल्टीमेटली करंट एसेट्स पे कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो करंट रेशियो पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहां पे सवाल है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता है, बट यहां पे पूछ रहे हैं कि कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर ही आएगा। देखो जितने भी हमारी अकाउंटिंग रेशियोज है ना उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कुछ हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज रहती हैं, कुछ सॉल्वेंसी रहती हैं, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रहती हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी रेशियोज रहती हैं। तो एक्टिविटी रेशियोज जो रहती है ना वो हमें बताती हैं कि कितना एक्टिविटी आपने किया, कितने आपने डेटर्स को टर्नओवर किया, कितना इन्वेंट्री को टर्नओवर किया, कितना क्रेडिटर्स को टर्नओवर किया। तो दीज आर ऑल एक्टिविटी रेशियोज। ये कंपनी की ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को बताते हैं कि कितना एफिशिएंटली आप अपने अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर पा रहे हो। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज अगेन अ टाइप ऑफ एक्टिविटी रेशियो और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम किस तरीके की रिसीट है वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो जब आपने शेयर्स जो हैं आप इशू कर रहे हो अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे, आपका शेयर है 100 रुपीज का बट आप उसे 120 पे इशू कर रहे हो, तो 20 रुपीज जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो दैट इज अ प्रीमियम। अब ये जो आपका प्रीमियम है ये आपके नॉर्मल बिजनेस का रेवेन्यू रिसीट तो नहीं है। रेवेन्यू रिसीट तो वो हो गया कि जो आपने माल बेचा, सामान बेचा, जो सेल्स का पैसा आ रहा है दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट। बट ये जो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है ये नॉर्मल नेचर का नहीं है, रेगुलर बेसिस पे होने वाला नहीं है। रोज रोज शेयर्स इशू नहीं किए जाते, ये तो जिंदगी में एक बार या बहुत सालों में एक बार किए जाते हैं। तो ऐसी जो रिसीट्स हैं इनको कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में डाला जाएगा और आपकी बैलेंस शीट में अलग से रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर इसे शो किया जाएगा। इसके यूटिलाइजेशन को लेकर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कंपनी लॉ में भी दी गई हैं। इसका जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पे सवाल है जी, ब्रेक इवन पॉइंट इज। तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है बताइए फटाफट से। वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू एक्सीड द टोटल कॉस्ट। देखो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है विच इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो
ऐसे पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट यहां पे बोला जाता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है कि आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है। इस कॉस्ट में सारी कॉस्ट आ जाएंगी, फिक्स्ड वाली भी आ जाएंगी और वेरिएबल वाली भी आ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहां पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे सवाल है जी, द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग इज। तो जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं जी, तो आप क्या करते हैं, आप अपना एक प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं जी, और उस प्रोसेस अकाउंट के माध्यम से आप अपना जो रॉ मटेरियल आप किसी भी प्रोसेस में डाल रहे हैं उसको देखते हैं कि कितना उससे आउटपुट निकल कर आया, आपका कितना आपका वेस्टेज हो गया, नॉर्मल वेस्टेज कितना था, अब नॉर्मल वेस्टेज कितना था, ये चीजें आप यहाँ पे लिखते हैं और आप फाइनली कंप्यूट करते हैं कि आपका कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कितना निकल कर आ रहा है। और कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो भी आपका रॉ मटेरियल वगैरह का कॉस्ट वगैरह जो है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, आप उसमें से आपकी जो नॉर्मल वेस्टेज का स्क्रैप वैल्यू है वो घटाते हैं और इसे डिवाइड करते हैं आपकी जो टोटल रॉ मटेरियल आपने डाला था, यूनिट्स कितने आपने डाले थे, आप उसमें से आपके जो नॉर्मल वेस्ट वाले यूनिट्स हो गए आप उनको माइनस करते हैं। इसके बेसिस पे आपका कॉस्ट पर यूनिट जो है वो यहाँ पे निकल कर आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स है ना कहीं आपके कॉस्ट पर यूनिट को इफेक्ट करते हैं। और अगर आपका कॉस्ट पर यूनिट जो है यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा हो सकता है, ये क्या कारण हो सकता है इसका इंक्रीज होने का। परहैप्स नॉर्मल वेस्टेज एक कारण हो सकता है कि नॉर्मल वेस्टेज आपकी काफी ज्यादा हो रही है, इस वजह से हो सकता है आपका कॉस्ट पर यूनिट जो है बढ़ रहा हो। ध्यान ये रखना है कि अब नॉर्मल वेस्टेज से कॉस्ट पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं आता। अब नॉर्मल वेस्टेज जो है हम उसे अलग से ट्रीट करते हैं, हम उसे एक अलग से कॉस्टिंग पी&एल में लेके जाते हैं और वहां पे उसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। अब नॉर्मल वेस्टेज से कभी हम अपना कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं होने देते, अगर ऐसा इंक्रीज होने देंगे तो पूरा कॉस्टिंग हिल जाएगा, तो ऐसा अलाउड नहीं है। केवल नॉर्मल वेस्टेज को ही अकाउंट फॉर किया जाता है आपका कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए, इस चीज को मन में बैठा लो। करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी का प्यारे दोस्तों बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहां पे सवाल है, द बैड डेट्स दैट हैव बीन रिटन ऑफ इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर क्रेडिटेड टू। आपने बैड डेट्स कुछ राइट ऑफ कर दिए थे, आपने कहा कि पैसा मिलने वाला नहीं है, बट इवेंचुअली आपको पैसा मिल गया, तो अब आप इस पैसे को डायरेक्टली कहां पे क्रेडिट कर देंगे। देखो, आप अब डेटर्स अकाउंट में तो लेकर नहीं जा सकते क्योंकि उस डेटर का खाता तो आपने बंद कर दिया था बैड डेट रिकॉग्नाइज करके। अब आप इस पैसे को डायरेक्टली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहां पे सवाल दिया हुआ है जी, इफ प्राइम कॉस्ट इज ₹20,000, factory overheads are 25% of the prime cost and office overheads are 80% of the factory overheads, then the office cost would be। अब प्राइम कॉस्ट आपकी 20,000 है जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स इसका 25% है, 25% यानी कि 20,000 का 25% कितना हो गया, 5,000 ही तो हो गया। तो ये 20,000 और ये 5,000। ऑफिस ओवरहेड हमें दे रखे हैं 80% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड, तो 5,000 फैक्ट्री ओवरहेड, इसका 80% यानी कि 4,000 हो गया जी। और ऑफिस कॉस्ट आपको निकालनी है, तो ऑफिस कॉस्ट में ये सारी चीजें आप ऐड कर देंगे, 29,000 आपकी निकल कर आ जाएगी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर्स, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, out of accumulated profits, out of accumulated losses, by purchase of own debentures from the market, by conversion of debentures into shares। तो इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है डिबेंचर्स को रिडीम करने का, यानी कि डिबेंचर्स को रीपे करने का, डिबेंचर्स को खत्म करने का। देखो, डिबेंचर्स को आपने पैसे देने हैं, डिबेंचर होल्डर्स को आपने पैसे देके खत्म करना है, तो प्रॉफिट से कर लोगे, मार्केट से अपने डिबेंचर्स खरीद लोगे, डिबेंचर्स के बदले शेयर्स पकड़ा दोगे। ये लॉसेस से कैसे डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे, बहुत ही लॉजिकल सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं कंसीडर करते, कोई एक्रूड इनकम्स आपके पास नहीं होती है, ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाएगा। क्या ये डबल एंट्री सिस्टम है, क्या एक्रूअल बेस्ड एंट्री सिस्टम है, क्या सिंगल एंट्री सिस्टम है, या फिर ये कैश सिस्टम है।
देखो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि हर अकाउंट को आप दो जगह पे पोस्ट करेंगे। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि अगर आपकी इनकम आपको रिसीव नहीं भी हुई तब भी आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। इस केस में तो एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे। बट सवाल तो कह रहे हैं ऐसा सिस्टम जिसमें ये सब चीजों को कंसीडर नहीं करना है। सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ खाते पूरे आते हैं, कुछ खाते आधे आते हैं, कुछ खाते आते ही नहीं। और कैश सिस्टम की बात करें तो ये वो सिस्टम बना जिसमें आप केवल कैश की बात करते हैं कि कैश कितना आया कितना गया, आपके कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं होते, कोई एक्रूड इनकम नहीं होती, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पे बनेगा। चलिए तो यहां पे सवाल है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द फर्म विल बी परचेज्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द। देखो जी, अभी तीन पार्टनर है आपकी फर्म में, 3:2:1 का जो रेशो है ना वो यहां पे चल रहा है। अब लेट सपोज कि हमारे पास जो यहां पे ए है वो रिटायर हो रहा है। अब ए रिटायर हो रहा है, अब इसका जो शेयर है 3/6 का जो इसका शेयर है अभी किसको मिलेगा, बी और सी को मिलेगा। बट इसको लेकर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि किस रेशो में दिया जाएगा। तो आप बताइए कि कौन सी रेशो में आप देंगे। जब सवाल भी साइलेंट होता है तो कौन सी रेशो में आप देते हैं। तो यहां पे हम ये एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर ही जो ए का शेयर है वो बी और सी अपने अंदर ऐड ऑन कर लेंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहां पे सवाल है हमारे पास, डेटर्स दिए हुए जी 40,000 के, बिल रिसीवेबल दिए हुए 20,000 के, क्रेडिट सेल है 2,50,000 की, और सेल्स रिटर्न है जी 10,000 का। बिल पेबल आपको 10,000 के बता रखे हैं। आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, और सारे ऑप्शंस आपको मंथ्स में दिए हुए हैं। तो अगर मंथ्स में आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना हो तो इसका फॉर्मूला रहेगा 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। अब डेटर टर्नओवर रेशो कैसे निकालेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय योर डेटर्स या फिर बिल रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल 2,50,000 है, 10,000 सेल रिटर्न हो गया तो नेट क्रेडिट सेल 2,40,000 की बनी। और हमारे पास जो डेटर्स हैं जी, आपको ओपनिंग क्लोजिंग का तो डाटा दे नहीं रखा है जो एवरेज निकाले, तो जो दे रखा है उसी को ले लेते हैं। डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को ऐड करते हैं, 60,000 आया। डेटर टर्नओवर रेशो हमारे पास 4 टाइम्स निकल कर आया। अरे ये बिल पेबल 10,000 जो दे रखा था इसका तो हमने कुछ किया ही नहीं। क्या हमने कुछ गलती करी, क्या गड़बड़ करी? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि जो बिल पेबल है ये आपका क्रेडिटर्स वाला जो आप रेशो निकालते हैं पेमेंट का उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, बट अभी डेटर्स में तो ये नहीं आएगा। डेटर टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स है तो 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 मंथ्स जो है ना वो आपके पास आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Next question. According to Companies Act 2013, shares can be issued by a company at। तो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को इशू करेगी, बताइए, एट पार, डिस्काउंट, पार और प्रीमियम या फिर प्रीमियम। देखो जी, जो कंपनी अपने शेयर्स को इशू करेगी एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013, वो या तो पार पे करेगी या प्रीमियम पे करेगी, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 53 हमें बोलता है कि जनाब आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करेंगे, हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है वहां पे कर सकते हो, बट इन जनरल आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करोगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहां पे हमारे पास सवाल है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इज टर्म्ड एज। देखो जी, आपने जो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर किए उससे अपना कॉस्ट आप निकाल रहे हो, तो ये कौन सी कॉस्ट बनेगी, डायरेक्ट कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो डायरेक्ट कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आप बात कर रहे हो ऐसी कॉस्ट की जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। इनडायरेक्ट कॉस्टिंग ऐसी कॉस्ट जो आपके प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का मतलब है कि आप ये चेक कर रहे हो कि आपने किसी भी आइटम पे क्या क्या खर्चे किए हुए हैं। जैसे आप कोई मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी खरीदते हैं तो अब देखते हैं कि हाँ मशीनरी पे कितना खर्चा हुआ, इतने की मशीन खरीदी, इतने का ट्रांसपोर्टेशन पे, इतने का इंस्टॉलेशन पे, तो इतने की मशीन पड़ी, इतनी मशीन की टोटल कॉस्ट हमारी होगी। और यही कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट कंसेप्ट है। आपको पता भी होगा कि ये कंसेप्ट आपको कहते हैं कि अकाउंटिंग हिस्टोरिकल बेसिस पे आपको करनी है।
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो बात करते हैं कि स्टैंडर्ड हमारा खर्चा इतना होना चाहिए, एक्चुअल से कंपेयर करके वेरिएंस वगैरह निकालता है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर सी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का ही बन रहा है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अभी सवाल है, फॉर द प्रिंटिंग ऑफ द वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी। देखो शादी के कार्ड आपको यहाँ पे प्रिंट करने हैं और कॉस्टिंग सिस्टम कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्या प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे बेस्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रहेगा, यूनिट कॉस्टिंग रहेगा, या फिर जॉब कॉस्टिंग यहाँ पे बेस्ट रहेगा? देखो जी, जो वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स हैं इसके अंदर आपको एक जॉब मिला हुआ है, इस जॉब को आपको कंप्लीट करना है। आपके पास हर एक जॉब अलग अलग होगा। किसी इनविटेशन कार्ड को आप कैसे बनाएंगे, अगले इनविटेशन कार्ड को आप अलग तरीके से बनाएंगे, तो सब अलग अलग होने वाले हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास रहती है। यूनिट कॉस्टिंग के अंदर आप पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने पे फोकस रखते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग जहां पे आपका रॉ मटेरियल मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरता हुआ एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है, जैसे हम बात करते हैं क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाने की। तो ये क्लियरली हमारे पास जॉब कॉस्टिंग के डेफिनेशन में फिट हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बनेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है हम उसे किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? Issuing fully paid bonus shares to its members, redemption of preference shares, payment of dividend on shares, या फिर none of the above। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के जो यूजेस है ना, वो आपको बताता है सेक्शन 52। सेक्शन 52 बताता है आपके कंपनीज एक्ट 2013 का कि कहां कहां आप इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल कर सकते हो। और इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूटिलाइजेशन में हमें बता रखा है कि आप इससे फुली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो राइट ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे कोई प्रीमियम है प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स की रिडम्पशन पे, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पूरी की पूरी रिडम्पशन के लिए नहीं, प्रीमियम के लिए आप केवल इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। और इसीलिए बी हमारा आंसर नहीं होगा, डिविडेंड तो इससे बांट ही नहीं सकते। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे बनेगा। The cost accounting method to compute the basic cost of a product or service is called। अब देखो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम प्रोडक्ट की बिल्कुल बेसिक कॉस्ट निकाल कर दे देते हैं। ऐसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 100 प्रोडक्ट बनाए और कॉस्ट हमारे पास जो टोटल निकल कर आई वो निकल कर आई 5000 की। तो एक प्रोडक्ट की बेसिक कॉस्ट क्या होगी? 50 रुपीज होगी। तो ऐसा आप कौन सी कॉस्टिंग में करेंगे? प्रोसेस में, कॉन्ट्रैक्ट में, यूनिफॉर्म में, या फिर यूनिट कॉस्टिंग में? तो ऐसी चीज जो प्यारे दोस्तों आप करते हैं वो यूनिट कॉस्टिंग में करते हैं। यहाँ पे आप पर यूनिट बेसिक कॉस्ट जो है किसी भी प्रोडक्ट की निकाल लेते हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, if capital is rupees 50,000, liability is rupees 30,000 and fixed assets are rupees 70,000, then the value of current liabilities is going to be। तो बेसिकली जो आपका बैलेंस शीट इक्वेशन होता है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और एक रॉ बैलेंस शीट भी आप बना के देख सकते हैं। एसेट साइड और लायबिलिटी साइड रहेंगे और एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स हमें दे रखे हैं 70,000 के और कैपिटल जो है वो हमें दे रखा है 50,000 का। लायबिलिटीज जो हैं वो दे रखी हैं 30,000 की। टोटल दोनों तरफ का बराबर होगा, तो अगर 80,000 इधर है तो इधर भी 80,000 ही होगा। तो 10,000 का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है विच इज बेसिकली गोइंग टू बी योर करंट एसेट्स, और इसीलिए मेरा जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज। तो आपने कस्टमर को सामान बेचा, बट अभी आपने कस्टमर को ये बोला कि अगर आप अप्रूव करोगे तो इसे मैं अपनी सेल मानूंगा, अदरवाइज अप्रूव नहीं करोगे तो अपनी सेल नहीं मानूंगा, यानी कि अभी मेरी सेल फाइनल नहीं हुई है। हो सकता है कस्टमर अप्रूव ना करे और माल मेरे पास वापस आ जाए। तो यूजुअली कुछ समय दे दिया जाता है जी कि 3 दिन 4 दिन, इसमें आप बता देना मेरे को कि आपको सामान चाहिए, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो वापस दे देना। अगर नहीं आपने कुछ मेरे को बताया या सामान वापस कर दिया तो फिर मैं ये जो सामान है इसे अपने पास वापस रख लूंगा। तो अभी इस सामान को क्या कैश सेल मान लूं, क्रेडिट सेल मान लूं, क्लोजिंग स्टॉक मान लूं या डेटर मान लूं? देखो सेल तो हुआ ही नहीं, बिका ही नहीं, तो डेटर भी नहीं आएगा। इसे तो बेसिकली आप एक क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही ट्रीट करोगे। ये ऐसा क्लोजिंग स्टॉक है जो आपकी दुकान पे नहीं पड़ा, पड़ा कस्टमर के पास है,
बट आपकी अभी सेल नहीं माना जाएगा जब तक कस्टमर अप्रूव नहीं कर देता या फिर आपका जो पीरियड उसे दिया हुआ है उसमें रिटर्न नहीं कर देता। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। चलिए सवाल है जी, इफ द करंट रेशियो इज 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल इज 90,000 देन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स वुड बी। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये आपको 2.5 दे रखा है, या फिर मैं लिख सकता हूं करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल बोले तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज 90,000। करंट एसेट्स की जगह मैं लिख सकता हूं 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 90,000। 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 90,000। करंट लायबिलिटी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 60,000, और करंट एसेट्स अगर आपको निकालना है तो इसका 2.5 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि 1,50,000 हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला सवाल है जी, द डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज कंप्यूटेड ऑन देयर। तो हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे आप डेप्रीसिएशन जो है कंप्यूट करते हो, कौन सी वैल्यू पे कंप्यूट करते हो, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सवाल है जी, कि जो डेप्रीसिएशन है वो हम बुक वैल्यू पे कंप्यूट करते हैं, सबको मालूम है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो देखो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू कब एक्रू हो गया, खर्चा कब ड्यू हो गया, उसके बेसिस पे किताबों में रिकॉर्ड कर देते हैं। और इस सिस्टम को पॉपुलरली मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। Which accounting standard is used for depreciation accounting? देखो डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग के लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो हुआ करता था। आज की डेट में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है, इसे AS10 के साथ ही मर्ज कर दिया गया है, विच इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि आपका फिक्स्ड एसेट्स। फिलहाल इसका आंसर आप ऑप्शन सी लगा सकते हैं। द assumption that anticipate no profit and provide for all losses is based on। प्रॉफिट का तो कोई एंटीसिपेशन मत रखो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, आपको प्रॉफिट कोई फ्यूचर में हो सकता है, किताबों में कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई घाटा हमें हो सकता है तो उसकी प्रोविजन आज ही कर डालो। आप डेटर्स के लिए प्रोविजन बना लो, आप जो है आप जो है अपने टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बना लो, आप डेटर्स के डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बना लो। तो बहुत सारे प्रोविजन आप ऑलरेडी बना लेते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए का प्यारे दोस्तों बनेगा। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंटर्स, देखो जो आप अपनी इनकम को मेजर करते हो किस बेसिस पे करते हो, कौन से बेसिस पे करते हो, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट इसके पीछे है। मैचिंग अकाउंटिंग पीरियड, मनी मेजरमेंट या फिर कॉस्ट कंसेप्ट। हालांकि सभी कंसेप्ट इनकम से तो जुड़े होते ही हैं, बट सबसे डायरेक्टली रिलेटेड कंसेप्ट हमारे पास है मैचिंग कंसेप्ट। देखो मैचिंग आप कैसे करते हो, आप अपने इनकम की अपनी एक्सपेंसेस के साथ मैचिंग करते हो, आप अपने रेवेन्यू की अपनी एक्सपेंसेस के साथ मैचिंग करते हो और अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट और लॉस निकालते हो। तो इनकम मेजरमेंट का बेसिस जो है वो मैचिंग कंसेप्ट है, कि जिस पीरियड के आपने रेवेन्यू लिए उस पीरियड के खर्चे आप लेकर चलें, और इस पीरियड का आपका जो इसी तरीके से करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा, करेक्ट इनकम की पिक्चर पता चलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर यहां पे बनेगा। An inquiry regarding the value, ownership, title, existence and possession of an asset is called वाउचिंग, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन। देखो ऑडिटिंग के अंदर ना हमारे पास कुछ कंसेप्ट होते हैं वाउचिंग का और वेरिफिकेशन का। देखो वाउचिंग जो आप बेसिकली करते हो उसमें आप जो आपके रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, बिल्स बन रहे हैं, आप उनकी वाउचिंग करते हो, उनकी चेकिंग करते हो। जो इनकम एक्सपेंसेस रूटीन नेचर के आपके चल रहे हैं जी, उनको आप वाउच फॉर करते हो कि भैया सब पे नंबर डला हुआ है, सब प्रॉपरली अप्रूव्ड है, सब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर हो चुके हैं। तो ये वाउचिंग है। वेरिफिकेशन की बात करें तो फिर आप वेरीफाई करते हो अपनी बैलेंस शीट को, कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज उसके अंदर आ रहे हैं क्या वो सही में है, क्या वो सही वैल्यू पे आ रहे हैं, क्या वो हमारे पास असल में उनका मालिकाना हक ओनरशिप है कि नहीं है, क्या वो हमारी पोजीशन में है या नहीं है। ये सारी चीजें वेरिफिकेशन के दायरे में आती है और यही चीज हमसे इस सवाल में पूछी जा रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा।
सवाल है जी, राइट शेयर्स मींस दोज शेयर्स व्हिच आर, देखो राइट शेयर्स जो हैं कौन से शेयर होते हैं ये पूछा जा रहा है। इशू टू डायरेक्टर, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑफर टू एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर, ऑफर टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो राइट शेयर जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया जाता है, हक दिया जाता है कि आप कंपनी में और शेयर ले सकते हो। सो दे आर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Higher the ratio, more favorable it is. This statement does not apply to, देखो यूजुअली अगर आपकी रेशो ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। स्टॉक टर्नओवर रेशो ज्यादा है तो अच्छी बात है, आप अपने स्टॉक को ज्यादा टर्नओवर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशो अगर ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट ज्यादा को डिनोट करता है, ऐसी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो अगर ज्यादा है तो ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट्स को डिनोट करता है। बट ये जो ऑपरेटिंग रेशो है, ये रेशो हमारे प्रॉफिट्स की नहीं है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो लिखा होता तो प्रॉफिट्स की रेशो होती, बट ऑपरेटिंग रेशो ऐसे हमारे एक्सपेंसेस की, खर्चों की रेशो है। इसमें आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे आ जाते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा होंगे तो फेवरेबल नहीं होगा, अगर कम होंगे तो बेहतर होगा, तो फेवरेबल होगा। तो इसके लिए हाइयर द रेशो मोर फेवरेबल अप्लाई नहीं करेगा, ऑपरेटिंग रेशो जो है उसके लिए उल्टा अप्लाई करेगा, लोअर द रेशो मोर फेवरेबल, ये चीज इसके लिए अप्लाई करेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का बनेगा। चलिए यहाँ पे सवाल है, आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू। अब अगर आप डिप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं यूजिंग द सिंकिंग फंड मेथड, तो इस केस में एक सिंकिंग फंड अकाउंट आप ओपन करते हैं और आपका डिप्रीसिएशन का अमाउंट जो है वो इस अकाउंट में चला जाता है, और ये अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट कर देते हैं। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं और आप जो है उस डिप्रीसिएशन के पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं हर साल, और इस पे आपको रिटर्न वगैरह जो है वो मिलती रहती है। जब एसेट को रिप्लेस करने का समय आता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, लिक्विडेट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो भी आपको पैसा वगैरह मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये अल्टीमेटली आपका सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर प्यारे दोस्तों जाएगा, और सिंकिंग फंड अल्टीमेटली आपका जो है क्लोज हो जाता है पीएनएल या फिर जनरल रिजर्व में जाकर। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का होगा। The portion of uncalled capital that can be called up only on winding up of the company is known as। देखो आपकी जो कैपिटल होती है ना, उसका कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कंपनी केवल वाइंडिंग अप पे ही बुला सकती है। ऐसी कैपिटल को बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो हिस्सा है जो अभी कंपनी ने रिजर्व किया हुआ है, अगर जरूरत पड़ी वाइंडिंग अप के समय तो ही आपसे मंगाया जाएगा। On admission of a new partner, increase in the value of an asset is credited to। देखो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, एसेट्स की रीवैल्यूएशन कर रहे हो, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो डेबिट तो आप किसको करोगे, एसेट को कर दोगे, बट क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट आप करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में से जो प्रॉफिट है ना, अल्टीमेटली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए तो अब सवाल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप अपनी ब्रेक इवन सेल से कितना ज्यादा बेच रहे हैं। आपकी ब्रेक इवन सेल्स है 1 लाख की, बट आप 2 लाख की सेल कर रहे हैं, तो 1 लाख आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यानी कि अभी इतने सेफ आप चल रहे हैं कि 1 लाख रुपए से सेल डाउन भी हो जाए तब भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। तो दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बनेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज कैलकुलेटेड बाय, तो जीपी रेशो या कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का फॉर्मूला रहता है, ऊपर तो प्रॉफिट आता है और नीचे सेल्स आ जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 जो है आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो अब हमारे पास सवाल है जी, डेट इक्विटी रेशो इज अ टेस्ट ऑफ। तो डेट इक्विटी रेशो किस चीज को टेस्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी या मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो डेट इक्विटी रेशो बेसिकली हमारे पास जो है एक सॉल्वेंसी रेशो है, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को इवेल्युएट करती है कि हमारे पास कहीं डेट बहुत ज्यादा तो नहीं है इक्विटी के मुकाबले। अगर बहुत ज्यादा डेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सॉल्वेंसी पोजीशन पे खतरा हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपकी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशो वगैरह आ जाती है, लिक्विडिटी में करंट रेशो वगैरह आ जाती है। फिलहाल आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का ही बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज। तो कॉस्टिंग में ना हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट आते हैं,
जैसे आपको देखने को मिलेगा एक प्राइम कॉस्ट क्या होती है, आपको देखने को मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है। तो ये सारे टर्म्स के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर रहे हैं तो ये बेसिकली हमारे पास हमारी फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है। अगर हम यहां पे फैक्ट्री कॉस्ट जो है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर दें, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड को ऐड कर दे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आती है। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। इसके अंदर आप अपने सेलिंग एक्सपेंसेस डाल देते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। तो फिलहाल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे पूछ रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपकी फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आप एडमिन ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे तो निकल आएगा, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। देखो आपके डिबेंचर्स को रिडीम करने का एक तरीका है कि आप सिंकिंग फंड मेथड फॉलो कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर आप डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए हर साल कुछ पैसा सिंकिंग फंड अकाउंट में डालते हैं जी, और इस सिंकिंग फंड वाले पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं वो रेगुलरली करते रहते हैं, हर साल करते रहते हैं। अब जब भी डिबेंचर्स को रिडीम करने की बारी आएगी वो इन्वेस्टमेंट्स को आप बेच देंगे, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगा। सिंकिंग फंड अकाउंट भी अल्टीमेटली आपको बंद करना है और इसका जो भी बैलेंस होगा दैट इज ट्रांसफर टू दी जनरल रिजर्व अकाउंट। और इसीलिए करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर्स परफॉर्म दी मैनेजरियल फंक्शंस। अब हमारे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस का सीक्वेंस रहते हैं ना जनाब, वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये जो सीक्वेंस है आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। इसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये आपके जो स्टेप्स हैं इस सीक्वेंस में आ जाते हैं। और ये सीक्वेंस हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रही है? ये सीक्वेंस हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी का हमारे पास बनेगा। चलिए तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों अब सवाल है, स्केलर चेन प्रिंसिपल हैज बीन गिवन बाय। तो स्केलर चेन प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड रहेगा कि कैसे आपका बॉस नीचे अपने जूनियर को ऑर्डर देगा, फिर ये अपने नीचे जूनियर को ऑर्डर देगा। तो प्रॉपर एक स्केलर चेन ऑफ कमांड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो प्रिंसिपल है इसको हेनरी फ्योल ने दिया था। फ्योल जो है इनको यहाँ पे फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी दिए हैं और ये प्रिंसिपल भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है जी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहां पे सवाल है जी, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर्स इज कॉल्ड। तो लाइन मैनेजर्स को एक्सपर्ट असिस्टेंस जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है जी। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछे जा रहे हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो भी आपके लाइन मैनेजर्स हैं जो आपके बिजनेस के मेन कामों को संभाल रहे हैं, आप उनके साथ एडवाइजरी लोग अटैच कर देते हैं विच आर बेसिकली रेफर्ड टू एज दी स्टाफ पोजीशंस। तो इनको एडवाइस करने के लिए, मदद करने के लिए, जैसे लीगल एडवाइस के लिए, ह्यूमन रिसोर्स एडवाइस के लिए, तो आप इनके साथ स्टाफ मैनेजर्स को, स्टाफ पोजीशंस को क्रिएट कर देते हो। और इसीलिए जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे कई बार आप एक टर्म भी सुनते होंगे, लाइन एंड स्टाफ कन्फ्लिक्ट, कि कई बार इनके बीच में झगड़ा भी हो जाता है कि भैया लाइन वाला कहता है मेरा काम ज्यादा जरूरी है, स्टाफ वाला कहता है मेरा काम ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे झगड़े भी कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं। वैसे नॉर्मली तो लाइन वाले आपके ऑर्गेनाइजेशन के कोर पर्पस के साथ जुड़े होते हैं, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन के काम है प्रोडक्शन वगैरह वाले वो देख रहे होते हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं हम उन्हें स्टाफ मैनेजर्स की कैटेगरी में डालते हैं, जिसमें आपके लीगल, एचआर वगैरह जो है नॉर्मली आ जाते हैं। यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी का ही होगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है आपको वो बतानी है। अब देखो जब भी आपको ये नॉट वर्ड सवाल में डाला गया ना, आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे स्किप कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल जी।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आपको यूजफुल डाटा कहां से मिलता है? आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से ही सारी कैलकुलेशंस मिलती हैं जिसे मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है अपने निर्णय लेने के लिए। तो इनकी जो टेक्निक्स हैं आपस में दे आर वेरी इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। Managerial accounting is concerned with the accounting information that is useful to the management। तो बिल्कुल जी, मैनेजरियल अकाउंटिंग में ऐसी ही इंफॉर्मेशन आएगी जिससे मैनेजमेंट का कुछ भला होगा। मैनेजरियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या केवल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आएगी? ऐसा नहीं है जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पे आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी आ जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है। मैनेजमेंट को जो भी चीज चाहिए अपना डिसीजन लेने के लिए, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दायरे के अंदर आ जाएगी। और मैनेजमेंट के डिसीजन हाँ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पे तो बेस्ड होंगे ही होंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मैनेजर्स को देखनी पड़ेंगी। और देखो जिस भी ऑप्शन में ये ओनली वर्ड आ जाए ना, वहां पे खतरे की घंटी बज जाती है, क्योंकि ओनली वर्ड ऑप्शन का स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और इससे कई बार हमारा ये जो ऑप्शन है ना, ये गलत वाला बन जाता है। अगला ऑप्शन मैनेजरियल अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। बिल्कुल यहीं से आपको यूजफुल कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेती है। सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे, या फिर मैं बोलूं नॉट करेक्ट वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बनेगी। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल इज नोन एज। तो लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के और अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और इसमें हमारे पास एक सीनियर मैनेजर है, एक जूनियर मैनेजर है। इसमें भी एक सीनियर मैनेजर है और एक जूनियर मैनेजर है। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है दोनों डिपार्टमेंट्स में, दोनों डिपार्टमेंट के लोग हैं और डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे सीनियर मैनेजर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और जूनियर मैनेजर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, इनके बीच में अगर इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है तो क्या ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, अपवर्ड है, इनफॉर्मल है या डायगोनल है? तो क्लियरली एक डायगोनल यहाँ पे बन रहा है जी। तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन। अगर सेम लेवल पे होते तो हॉरिजॉन्टल हम बोल सकते थे, बट यहाँ पे तो ये क्लियरली डायगोनल कम्युनिकेशन है, तो आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी कौन है, फादर कौन है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जी। एमरसन, मायो, एफ.डब्ल्यू. टेलर या फिर केथ डेविस। तो प्यारे दोस्तों फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ये आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करी, साइंटिफिक तौर तरीकों की बात करी कि कैसे आपको आपका जो प्रोडक्शन है वो करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ जो है वो अपना काम कर सकें। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का रहेगा। चलिए तो यहां पे सवाल है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपरवाइजर इज कॉल्ड। तो आपके कुछ सबऑर्डिनेट्स एक सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं, इसे क्या बोला जाएगा? स्पैन ऑफ बिजनेस, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक्टिविटी। ये बेसिकली आपके सुपरवाइजर के कंट्रोल का स्पैन है, कंट्रोल का दायरा है कि एक सुपरवाइजर कितने लोगों को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, कितने सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द स्पैन ऑफ कंट्रोल, और इसे यहाँ पे आपका जो आंसर माना जाएगा ऑप्शन बी वुड बी दी आंसर। चलिए तो भी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बेस्ड ऑन दी फंक्शंस। तो जैसे आपके पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा, एचआर का अलग अलग होगा। हर एक डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट जो है वो बन जाएंगे। हर एक डिपार्टमेंट में आपको स्पेशलिस्ट लोग जो हैं वो देखने को मिलेंगे। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शंस को अगर हम रीड करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए ही हमें स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन या सिंप्लीफिकेशन आंसर यहां पे नहीं बनेगा। सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। कंपनी की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, परपेचुअल सक्सेशन या फिर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। देखो कंपनी की अलग एग्जिस्टेंस होती है सेपरेट फ्रॉम दी मेंबर्स। परपेचुअल सक्सेशन होता है यानी कि कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स बीच में आ जा सकते हैं,
एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई रियल पर्सन नहीं है, नेचुरली ये क्रिएट नहीं होता है, नेचुरली पैदा नहीं होती, आर्टिफिशियली इसे लीगल तरीके से क्रिएट करते हैं। नॉन कॉर्पोरेट बॉडी कहना गलत होगा, क्योंकि कंपनी तो इटसेल्फ इज गोइंग टू बिकम अ कॉर्पोरेट बॉडी। इसीलिए हमारे पास जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 20, 50, 200 या फिर अनलिमिटेड? देखो, अगर बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो कम से कम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर हमारे पास हो सकते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 200 का जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। द पार्टनरशिप मे कम टू एन एंड ड्यू टू। देखो, आपकी पार्टनरशिप जो है वो खत्म किस वजह से हो सकती है? पार्टनर की डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से, सभी पार्टनर्स की कंसेंट की वजह से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो प्यारे दोस्तों, ये सभी कहीं ना कहीं कारण बन सकते हैं जिन वजह से आपकी पार्टनरशिप खत्म हो सकती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है बहुत ही सिंपल। द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड। तो पार्टनर्स के बीच में जो रिटन समझौता हो रहा है, जिसके बेसिस पे पार्टनरशिप आपकी पिक्चर में आ रही है, दैट इज रेफर टू एज द पार्टनरशिप का डीड। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। चलिए, सवाल है द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन एफर्ट्स टुवर्ड्स गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको आपका आंसर बताना है जी। एक डेफिनेशन बेसिकली आपको दे रखी है, ये किसकी डेफिनेशन दे रखी है वो आपको बताना है। क्या ये प्लानिंग की डेफिनेशन है, कंट्रोलिंग की है, मैनेजमेंट की है, या फिर लीडरशिप की है? जो एक लीडर क्या करता है, लीडर काम करता है इन्फ्लुएंस का। ये जो इन्फ्लुएंस वर्ड आया ना, इसी से आपके दिमाग की जो बत्ती है ना जल जानी चाहिए कि इन्फ्लुएंस वर्ड आया तो ये लीडर कहीं ना कहीं फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने ग्रुप की एक्टिविटीज को कि किस तरीके से गोल्स को अचीव किया जाए, तो आप लीडरशिप जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो लास्ट में तो कंट्रोलिंग आ रहा है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहां पे अब सवाल है, मोटिवेशन इज रिलेटेड टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडरशिप, या फिर ऑर्गेनाइजिंग? देखो, मोटिवेशन इनमें से किससे आपका जुड़ा हुआ है, किससे आप कोई रिलेशन यहाँ पे बना सकते हैं? देखो, मोटिवेशन की अगर हम डायरेक्टली रिलेशन की बात करें तो आप लीडरशिप से बना सकते हैं, क्योंकि जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग सबसे पहले, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और जब डायरेक्टिंग की बात करते हैं तो डायरेक्टिंग के अंदर ही लीडरशिप और मोटिवेशन ये दोनों आ जाते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह ये सब चीजें डायरेक्टिंग के अंदर ही आती हैं। तो आपस में इंटरलिंक्ड है। तो मोटिवेशन इज रिलेटेड टू लीडरशिप। आपका जो लीडर है वही तो मोटिवेट भी करेगा इवेंचुअली, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे होगा। A leadership style in which group members are allowed to carry out their work freely is called। तो ऐसा लीडरशिप स्टाइल जिसमें ग्रुप मेंबर्स अपना काम अपने तरीके से जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो बताइए ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल आपके पास होगा? फ्री रेन, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, या फिर पैटर्नलिस्टिक? अब देखो, फ्री रेन स्टाइल वो होगा जहां पे आपने पूरा फ्रीडम दे रखा है, आपके सबऑर्डिनेट्स जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे बनेगा। A company incorporated by a special act of parliament or any state legislature is called। तो ऐसी कंपनी जिसको एक स्पेशल कानून के तहत बनाया गया, तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है स्टेट्यूटरी कंपनी। और इसीलिए करेक्ट आंसर जो मेरे पास बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। A company buys 8,000 units of an item for its annual requirement. Each unit cost rupees 10. Ordering cost per order is rupees 30 and carrying cost is 7.5% of the average inventory per year. The economic order quantity will be। तो यहाँ पे बेसिकली आपको EOQ निकालना है जी, और EOQ निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, 2AO डिवाइडेड बाय C का अंडर रूट, जिसमें A जो है वो है आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट जो आपको ऑलरेडी सवाल में 8,000 की दे रखी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है आपके पास रुपीज 30 की। कैरिंग कॉस्ट यानी कि अगर हम सी की बात करें जी, तो कैरिंग कॉस्ट हमारे पास है 7.5% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री।
तो 7.5% आपको दे रखी है जी, बट 7.5% किसका, इस 10 रुपीज का आपको करना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट हमेशा आपकी पर यूनिट पर एनम होती है, तो पर एनम तो हमें दे रखी है, पर यूनिट करने के लिए इसे 10 रुपीज से मल्टीप्लाई यहाँ पे हमें जो है वो करना पड़ेगा, और इस टोटल का अंडर रूट आपको जो है वो भी करना पड़ेगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो आप निकालेंगे। तो आइए फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। और अगर हम इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6,40,000 का अंडर रूट यहाँ पे निकल कर आएगा, और ये चीज बेसिकली आपकी बनेगी 800 यूनिट्स की। तो ईओक्यू जो है वो हमारे पास निकल कर आएगा 800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मीन्स एंड एंड्स। तो ऐसा मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो बात करता है मीन्स की और एंड्स की। तो देखो जी, हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से गोल्स है हमारे, कौन से एंड्स हमें अचीव करने हैं, तो ये हमारा फोकस रहता है। और ये भी देखते हैं कि किस तरीके से उन्हें अचीव करना है, प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से उन एंड गोल्स को अचीव किया जाएगा। तो ये प्लानिंग के दायरे में चीजें आ जाती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। A cost that remains constant per unit but changes with the volume of output is called। तो ऐसी कौन सी कॉस्ट है, पर यूनिट तो सेम रहेगी। जैसे अगर मैं बात करूं 10 रुपीज पर यूनिट है, तो हर एक यूनिट पे ये 10 रुपए की कॉस्ट जो है वो इनकर होगी। बट जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ाओगे तो ये बढ़ती चली जाएगी। तो 10 पर यूनिट है, 100 यूनिट्स पे कितनी होगी, 1000 होगी। और अगर मैं 200 यूनिट्स बना रहा हूं तो ये बढ़ जाएगी, बढ़ के 2000 हो जाएगी। तो बेसिकली हम बात यहां पे कर रहे हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट आपकी पर यूनिट जो है वो सेम रहती है, बट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज होता है, तो ये आपकी चेंज होती रहती है। और करेक्ट आंसर इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी का प्यारे दोस्तों बनेगा। On the admission of a new partner, if the partner prepares। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं और एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन तो कर रहे हैं, बट अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू के बेसिस पे जो एडजस्टमेंट है वो तो किताबों में की जाए, बट आप अपने अकाउंट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि किताबों में तो एसेट लायबिलिटी वही वैल्यू पे दिखे, बट आपकी एडजस्टमेंट भी हो जाए। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, और उसके लिए बनाना पड़ता है आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके आपको दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ऊपर वाला पार्ट नॉर्मल रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह होता है, और नीचे वाले पार्ट में सारी एंट्रीज आपकी जो है रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, और इसका नेट इफेक्ट निकल कर आता है एक एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें जो भी एसेट लायबिलिटी का वैल्यूएशन का गेन लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। और करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। चलिए, अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है 12 लाख की, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन रुपीज 80,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 1200 का, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 900 की, लोन की इंस्टॉलमेंट है 2 लाख की। आपको कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। देखो, नॉर्मली आप ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका निकल कर आ जाता है। अब कैश ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट की जगह आपकी जो कैश फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपको लेनी पड़ेंगी। तो आपकी जो भी कैश के फिक्स्ड खर्चे है वो आपको लेने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की, 12 लाख हमें ऑलरेडी बता रखा है, और इसमें डेप्रीसिएशन 80,000 का डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, तो इस 80,000 को तो यहां से निकाल दीजिए। बाकी आपके पास कितना बचा, 11,20,000 बचा। और इसमें आप ये जो लोन का इंस्टॉलमेंट है ये भी आपका एक फिक्स्ड खर्चा है जो आपको इनकर करना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा लोन की इंस्टॉलमेंट के लिए। तो इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। तो 1120 में ये 2 लाख आप ऐड करेंगे तो ये 13,20,000 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास 1200 का है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 900 का है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया कंट्रीब्यूशन 300 पर यूनिट का। तो डिवाइड बाय 300 किया, तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसे तो 4400 का ये निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। The process of controlling is concerned with।
पढ़िए फटाफट ऑप्शंस को। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, असाइनिंग द टास्क, डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल। अब ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये तो कहीं ना कहीं हमारे प्लानिंग से जुड़े हुए हैं कि हम स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हैं, टास्क को असाइन कर रहे हैं, गोल्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। कंट्रोलिंग के अंदर हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और उसे प्लान से कंपेयर करके डेविएशंस आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो कंट्रोलिंग इज गोइंग टू बी कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड सेट एंड देन आइडेंटिफाइंग द वेरिएंसेस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन ऑन देम। The force that drives a person to take action is called। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको पुश करती है कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं। आप आज पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई ताकत है जो आपको धक्का लगा रही है कि जनाब आपको पढ़ाई करनी है। तो ये कौन सी ताकत है, कौन सी फोर्स है? मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन। दिस इज बेसिकली योर मोटिवेशन टू क्रैक द एग्जामिनेशन। और ये मोटिवेशन हमारे वर्क प्लेस के लिए भी बहुत जरूरी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बनेगा। चलिए तो अब सवाल है, व्हाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी अ सुपरवाइजर डेलीगेट्स। तो जब अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है तो सुपरवाइजर क्या चीज यहां पे डेलीगेट करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। ओनली अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप डेलीगेट कर सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी, अल्टीमेट आंसरेबिलिटी तो आप ही की रहती है जनाब। और इसीलिए हमारे पास आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही डेलीगेट कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। An arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to record every aspect of a transaction is called। तो कई बार हम क्या करते हैं, अपनी स्टाफ की ड्यूटीज इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किसी एक पर्सन के पास पूरी ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड ना आए। अगर पूरी ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड एक ही पर्सन के पास आएगा तो वो घपला कर सकता है, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही गायब कर सकता है। बट अगर एक ट्रांजैक्शन मल्टीपल लोग चेक कर रहे हैं, जैसे आप बैंक में कैश जमा करवाने गए तो पहले आप एक काउंटर पे गए जहां से आपने टोकन लिया, जहां पे आपने बताया कि मेरे को कैश निकलवाना है, उन्होंने आपको टोकन दिया। फिर आप यहाँ पे दूसरे काउंटर पे चले गए जहां से लेट सपोज आपने जो रसीद वगैरह वो बनवा ली, उस पर साइन करवा ली और तीसरे काउंटर से आपको कैश मिल गया। तो एक पर्सन का काम दूसरे ने चेक कर लिया और ऐसे सिस्टम को इंटरनल चेक कहा जाता है। और करेक्ट आंसर इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। An orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goals is called। देखो, आपने जो भी गोल अचीव करने हैं उसके लिए ग्रुप एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, बट जो भी ग्रुप एफर्ट आप लगा रहे हैं दैट शुड बी ऑर्डरली अरेंज्ड। आपका ग्रुप एफर्ट अगर हेफाजत होगा, रेंडम होगा, प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं होगा तो उस केस में आपको दिक्कत हो जाएगी। सो देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन इन योर ग्रुप एफर्ट। जो भी लोग आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दे शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। ऐसा ना हो कि एक ही काम सब लोग करते रहें। तो कोऑर्डिनेट करिए, काम को डिवाइड कीजिए, कौन सा क्या काम करेगा, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स। और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहां पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी, कोऑर्डिनेशन का बनेगा। हेवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज। तो आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाह रहे थे, उसके लिए आपने एडवर्टाइजिंग पे इनिशियली काफी ज्यादा खर्चा कर दिया। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, बट क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसे एक बार में पी&एल में डालना गलत हो जाएगा। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके पी&एल में डालते हैं और ये अमाउंट एक बार के लिए डाल देते हैं जी हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट में। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। चलिए सवाल है जी, इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉक्स क्या करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। Inspects the quality of the work, issues orders and instructions, set up tools and machines, compiles data for the ascertainment of cost of production। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो गैंग बॉस रहता है उसका काम रहता है टूल्स और मशीन्स को सेटअप करना, ताकि आपके जो वर्कर्स है उनकी जो मशीन्स है उनमें कोई दिक्कत ना आए, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस ये करते रहते हैं गैंग बॉस हमारे। तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। बाकी अगर आपको लग रहा था कि क्वालिटी से जुड़ा हुआ कुछ काम करेंगे तो ये काम के लिए हमारे पास एक अलग से इंस्पेक्टर होते हैं जो क्वालिटी चेकिंग करते हैं फंक्शनल फॉर्मैन के अंदर। बाकी फंक्शनल फॉर्मैनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप इसे जरूर अच्छे से एक बार रीड करना। Which of the following is not included in agricultural income? ऑप्शंस हमारे पास है,
इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स, रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल वर्क। तो इनमें से कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है जी। तो देखो जी, यहाँ पे आप फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चरल लैंड पे एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है, उसका रेंट है। ये एग्रीकल्चरल वर्क से डायरेक्ट इनकम है, तो एग्रीकल्चर इनकम होगी। अगर आपने स्टैंडिंग क्रॉप यानी कि जो क्रॉप ऑलरेडी उग चुकी है, अब उस उगी हुई क्रॉप को, बनी बनाई क्रॉप को आपने एज इट इज परचेज कर लिया, तो आपने इसमें कोई एग्रीकल्चर का काम तो किया ही नहीं, आपने तो बस ट्रेडिंग का काम किया। ये तो बेसिकली एक बिजनेस इनकम, एक ट्रेडिंग इनकम आपकी हो जाएगी, जिसमें पक्की पकाई क्रॉप आपने खरीदी है बस। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शंस हमारे पास हैं, पॉपुलेशन इंक्रीजेस अरिथमेटिकली, फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली, पॉपुलेशन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली, बोथ ए एंड बी। तो माल्थूसियन थ्योरी के अंदर आपका जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली ग्रो करता है और फूड प्रोडक्शन अरिथमेटिकली करती है, तो ये दोनों उल्टे लिख दिए हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास केवल सही बनेगा कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which among the following is not a technique of business forecasting? तो forecasting आप समझते हैं ना कि फ्यूचर को लेकर आप फोरकास्ट कर रहे हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। अब देखो, टाइम सीरीज के अंदर भी आप कुछ फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। रिग्रेशन के अंदर भी आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाल के फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में भी आप कुछ इनपुट के बेसिस पे कुछ फ्यूचर के आउटपुट के बारे में सोच सकते हैं। बट जो वेरिएंस एनालिसिस है उसके अंदर कोई फोरकास्टिंग यूजुअली होता नहीं है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ द सीरीज इज, ऐसा कौन सा मेजर है जिसमें आप सभी वैल्यूज को कंसीडर करके चलते हो? रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब देखो, रेंज के अंदर तो केवल आप हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हो। क्वार्टाइल्स के अंदर भी आप जो है ना क्वार्टाइल्स देखते हो, Q1 Q3 Q2 देखते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आप सभी वैल्यूज के बेसिस पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। If the total production increases with increase in the variable factor, it is called. आपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज से प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है, देन इट इज क्लियरली अ केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। The basis of tax for income from house property is, तो income from house property पे आप टैक्स किस बेसिस पे लगाते हो? रेंट रिसीव्ड, एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट या फिर म्युनिसिपल वैल्यू। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो बेसिकली हमारा टैक्स कंप्यूट होता है, दैट इज कंप्यूटेड ऑन योर एनुअल वैल्यू। हाँ, ये एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आप अपना रेंट रिसीव्ड, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू ये सब चीजें देखते हो, बट द बेसिस इज एनुअल वैल्यू। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। प्रीमियम पेड ऑन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज। अब कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स की जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली जाती है। तो जॉइंट एक पॉलिसी ले लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, और उसका प्रीमियम जो है वो फर्म पे करती रहती है, और अगर किसी की डेथ होती है तो फर्म को पैसा मिल जाता है। तो जो प्रीमियम फर्म पे कर रही है, एक फर्म का ही खर्चा हो जाएगा। तो अब फर्म का खर्चा है तो किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करने से तो बात बनेगी नहीं। अब फर्म के P&L अकाउंट में ही डेबिट करेंगे इसे। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। The arithmetic mean of a frequency distribution is 5. If each frequency is multiplied by 5, arithmetic mean will be. तो आपने अरिथमेटिक मीन निकाला जी, 5 आया, आपने सभी वैल्यूज को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अरिथमेटिक मीन भी आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको एग्जांपल लेके देख लेना, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल अगर आप करते हैं तो अरिथमेटिक मीन में भी आपका उतना ही चेंज आ जाता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी वैल्यूज में करोगे तो अरिथमेटिक मीन भी उतने से ही चेंज हो जाएगा। तो अगर पहले अरिथमेटिक मीन 5 था, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 25 हो जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is not a technique of business forecasting? फोरकास्टिंग आप यहां पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं जी। बजटिंग तो होती फ्यूचर के लिए है जी।
प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप प्रेजेंट कर रहे हो ये पास्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, पिछले सालों का डाटा इसके अंदर होता है, तो इसमें फॉरकास्टिंग करना मुश्किल है, ये नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, तो स्टैंडर्ड्स तो आप फ्यूचर के लिए बनाते हो। प्रॉफिट प्लानिंग, प्लानिंग अगेन फ्यूचर के लिए हो गई। सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम अपने पास्ट डाटा को दिखाते हैं। Which of the following is not an attribute under statistical analysis? अब देखो एट्रीब्यूट की जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम कुछ क्वालिटेटिव डाटा की बात कर रहे होते हैं। तो डेफनेस, ब्यूटी, हाइट, ब्लाइंडनेस, इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव होगा? अब डेफनेस, ब्यूटी और ब्लाइंडनेस की अगर आप बात करें तो इसके अंदर आप कोई नंबर नहीं दे सकते, बट हाइट के अंदर आप नंबर दे सकते हैं। हाइट के अंदर आप कह सकते हैं कितनी हाइट है किसी पर्सन की, कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, आप बिल्कुल एक नंबर दे सकते हैं। बट डेफनेस, ब्यूटी और ब्लाइंडनेस के लिए चीज पॉसिबल नहीं है, दे आर योर एट्रीब्यूट्स। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, हाइट। Which of the following is not a tool of management accounting? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल कौन सा नहीं है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली वो टूल्स आते हैं जो मैनेजमेंट की मदद करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म डिसीजंस वगैरह लेने में हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ सबसेट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिल्कुल जी, जो स्टेटमेंट्स वगैरह बना रहे हैं वो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आएगा ही आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी मैनेजमेंट आपके स्टैंडर्ड सेट करती है जिसके बेसिस पे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ही यहाँ पे हमारा ऑड वन आउट बन रहा है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। Surcharge of 10% is payable by an individual where his or her total income exceeds. तो सरचार्ज 10% का कितने से ज्यादा इनकम पे लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो इनकम टैक्स के जो भी सवाल है ना, उसके लिए आप एक बार लेटेस्ट प्रोविजंस को जरूर चेक करना अपने एग्जामिनेशन से पहले। तो यहाँ पे फिलहाल जो हमारे पास आंसर है वो 50 लाख का है, कि 50 लाख से ऊपर आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया लाइज विद, तो सेंसस कंडक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है इंडिया में, वो आपसे पूछा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? सो सेंसस कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है जी वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रहती है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। द टर्म प्रीवियस ईयर मींस, तो प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है वो आपसे पूछ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर? तो जनाब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो कंसेप्ट हमारा रहता था, तो अब प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर आपका असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल होता है, तो इट इज फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। The total value of the goods and services produced within the country during a year is called. तो आपने कितना टोटल गुड्स और सर्विसेज बनाया विद इन द कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, इट इज रेफर टू एज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी। सो करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वार्टाइल इज आल्सो कॉल्ड। अब आपके जो क्वार्टाइल्स होते हैं ना, वो आपके डाटा सेट को 4 में डिवाइड कर देते हैं, और क्वार्टाइल्स हमारे पास 3 होते हैं, Q1, Q2 और Q3। जो आपका सेकंड क्वार्टाइल है वो डाटा सेट का बिल्कुल मिडल हो जाता है, और इसे मीडियन भी बोला जाता है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, मीडियन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट ones. According to the theory of demographic transition, in the first stage, birth rate is low, but the death rate is high. अब जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो कहती है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर ना आपके बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा रहते हैं, दोनों ही ज्यादा होते हैं, दोनों ही हाई होते हैं। तो दोनों ही हाई होंगे तो आपका पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही हाई हैं। डिफरेंस बिटवीन देम इज हाई। अब देखो अगर दोनों हाई हैं तो उनका डिफरेंस हाई नहीं होना चाहिए। तो सेकंड वाला भी गलत लग रहा है, ए वाला भी गलत लग रहा है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, नीदर ए नॉर बी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ, तो वर्क इन प्रोग्रेस जो आपका WIP है उसके अंदर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। देखो वर्क इन प्रोग्रेस के ना दो कंपोनेंट होते हैं। एक वो काम जो आपके इंजीनियर ने, आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया, एक तो सर्टिफाइड वाला,
और एक जो अभी सर्टिफाई नहीं हुआ, अनसर्टिफाइड वाला। तो इसके अंदर कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड दोनों आ जाते हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया शेल बी टैक्सेबल फॉर ऑल असेसीज, रेजिडेंट्स, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट। तो इनकम जो आपकी इंडिया में रिसीव हुई, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, वो आपकी सभी असेसीज के लिए टैक्सेबल हो जाती है। अगर इंडियन इनकम है तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे कैसा भी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस हो। सो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर ए, ऑल असेसीज। Relationship between correlation coefficient and coefficient of determination can be expressed as follows. Coefficient of determination is the square of correlation coefficient. पहला वाला ही स्टेटमेंट मुझे तो सही लग रहा है, आप बताइए क्या लग रहा है आपको। देखो, जो आपका coefficient of determination इट इज r square और correlation coefficient इज r, तो बिल्कुल जी r square is the square of r, बिल्कुल सही बन रहा है। सो ऑप्शन हमारे पास ए ही आंसर यहाँ पे बनेगा। आफ्टर रिसेशन कम्स, रिसेशन के बाद क्या आता है? प्रोस्पेरिटी, डिप्रेशन, रिकवरी, स्टेग्नेशन। अब देखो जी, सबसे पहले इनिशियली आपके पास बूम या फिर प्रोस्पेरिटी वाला जो स्टेज है वो रहता है। अब बूम से आप नीचे जाते हैं तो इट इज रेफर टू एज कि यार रिसेशन आ गया। अब यहाँ पे रिसेशन के बाद आपका डिप्रेशन आ जाता है जी, डिप्रेशन मतलब आप बिल्कुल नीचे चले गए, और फिर आप ऊपर आना शुरू करते हैं, इट इज रेफर टू एज योर रिकवरी, और फिर वापस से आप बूम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये बिजनेस साइकिल आपका चलता रहता है। तो आपका जो प्रोस्पेरिटी के बाद रिसेशन आ रहा है, और रिसेशन के बाद यहाँ पे आपका जो आ रहा है दैट इज योर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन आ रहा है, सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। The Karl-Pearson's coefficient of correlation can be computed between two variable to attribute two number to assumptions. तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आप निकालते हैं वो जनाब आप टू वेरिएबल्स के बीच में निकालते हैं। एक स्टैटिस्टिकल रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द टर्म कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड, कैजुअल इनकम में क्या नहीं आएगा? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, रिसीट ऑफ मनी लाइंग ऑन दी रोड। तो कैजुअल इनकम बेसिकली आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है जो किसी और हेड में कवर नहीं हो रही है। बट कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स का तो अलग से हेड है, कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होंगे। सो ये कैजुअल इनकम नहीं है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। An inquiry regarding the value, ownership, title, existence and possession of an asset is called. तो आप किसी एसेट की वैल्यू, ओनरशिप देख रहे हो कि आप उसके मालिक हो कि नहीं हो, वैलिड टाइटल है कि नहीं है, एसेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, आपकी पोजीशन में है भी या नहीं भी। तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो इसे क्या बोलोगे? वाउचिंग, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे वेरिफिकेशन बोला जाता है। वेरिफिकेशन आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज। तो आप अरिथमेटिक मीन से अगर डेविएशंस निकालेंगे किसी सीरीज में, तो जनाब उसका जो सम है वो क्या निकल कर आएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं जी। तो अरिथमेटिक मीन आपकी ऐसी वैल्यू है जो पूरे डाटा सेट का जो सेंटर है बेसिकली उसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप सभी वैल्यूज को उसमें से प्लस माइनस कर दोगे और टोटल निकालोगे, वो आपका जीरो निकल कर आएगा। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। Which among the following is not a property of indifference curve? Indifference curve cannot intersect each other, ये तो प्रॉपर्टी है। Each point of an indifference curve shows equal satisfaction, ये भी सही है। Indifference curves are always concave to the origin, ये गलत है क्योंकि indifference curves concave नहीं होते, they are convex to the origin. Indifference curve do not touch the axis, ये भी सही है। So correct answer यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। An arrangement of the staff duties whereby no one person is allowed to record every aspect of a transaction is called internal administration, internal check, internal audit, internal management. So my dear friends, कुछ केसेस के अंदर जहां पे हमें लगे यार यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम कुछ इंटरनल चेक्स लगा देते हैं। ये मैनेजमेंट खुद से लगाती है, इसमें ऑडिटर का कोई रोल नहीं होता। तो कैसे लगाए जाते हैं? जैसे लेट सपोज किसी कैश की कलेक्शन हमें करनी है, आप सेल करते हैं और कैश कलेक्ट करते हैं, तो आप दो बंदे बिठाते हैं। एक आप बिठाएंगे कैशियर जो कैश कलेक्ट करेगा, और दूसरा आप बनाएंगे एक अलग से पर्सन जो बिल बनाएगा या कैश मेमो आपका बना के देगा। तो आपने काम को दो में डिवाइड कर दिया, ताकि अगर एक ने गड़बड़ कर दी, जैसे मान लीजिए कैशियर
कैशियर ने तो कैश रख लिया बट कैश मेमो नहीं बनाया, तो उस केस में आपको पता चल जाएगा गड़बड़ है। कैश मेमो तो बन गया बट कैशियर ने वो कैश अपनी जेब में डाल लिया, गले में नहीं डाला जी, दुकान की बॉक्स में नहीं डाला, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि यार ये कैश की शॉर्टेज कैसे हो गई। तो दिस इज रेफर टू एज इंटरनल चेक। इंटरनल चेक आपकी मैनेजमेंट खुद से लगाती है ताकि आपके फ्रॉड्स के चांसेस अपने आप ही कम हो जाए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। A functional relationship between two variables is called correlation analysis, time series analysis, regression analysis, association of attributes. तो फंक्शनल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ऐसा रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में जिससे आप कुछ निकाल सकते हैं, जिससे आपको कुछ पता चल जाएगा, जिसमें आप कुछ एक वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये कौन सा एनालिसिस के अंदर आएगा ये आपसे पूछ रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिग्रेशन एनालिसिस एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, जिसमें एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। एक वेरिएबल के बेसिस पे आप दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन रेशियो परसेंटेज स्क्वायर कॉम्बिनेशन। जो आपके इंडेक्स नंबर्स होते हैं जी, आप उनको किस में एक्सप्रेस करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इंडेक्स नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपको बताते हैं कि बेस ईयर के मुकाबले अगले साल में कितना चेंज आया है। तो जैसे आप इन्फ्लेशन निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं, तो वो सब इंडेक्स नंबर्स के बेसिस पे कंपटीशन होता है। तो जो आपके ग्रोथ रेट्स होते हैं इंडेक्स नंबर्स के बेसिस पे आप निकाल रहे हैं, परसेंटेज फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। Under which theoretical distribution quartile deviation is 2 by 3 of standard deviation? तो quartile deviation is 2 by 3 of the standard deviation। तो ये बेसिकली जो आपका रिलेशनशिप ट्रू होता है, इट इज ट्रू इन द केस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी होती है, मीन डेविएशन इज 4 by 5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। Under Income Tax Act 1961, incidence of taxation depends on citizenship, age, residential status या फिर gender। तो incidence of taxation हमारा it depends on your residential status। अगर आप resident है तो आप टैक्स पे कर देंगे। So correct answer would be option number C। So option C आंसर यहाँ पे बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हमारे सभी कोर्सेज की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं एविस्टडी क्लासेस के ऐप पे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।